तो नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण धारा को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, उसे डिटेल में समझाना चाहता हूँ। इससे पहले आपको मेरा ये चैनल बहुत पसंद आ रहा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल बटन के आइकॉन को दबाना न भूलें दोस्तों। अब आगे आपके सामने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4, जिसमें आप कहेंगे कि लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं या कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ये एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत आपको ये दिखाएंगा कि क्या उनकी बाध्यताएं होती हैं। किस विभाग की, प्रत्येक शासकीय विभाग की एक अपनी अपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको वह कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। एवरी पब्लिक अथॉरिटी शेल मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग्ड एंड indexed in a manner and the form which facilitate the right to information under this act and ensure that all records that are appropriate to the computerized are within a responsible time and subject to the availability of resources computerized and connected through a network all over the country and different system so that access to such records is facilitated। मतलब इसका यह अर्थ है कि सभी अभिलेख जो होते हैं, सभी दस्तावेज जो होते हैं किसी भी शासकीय कार्यालय में या शासकीय विभाग में, उसे कंप्यूटराइज्ड करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उसे कन्वर्ट करना होगा और उसे इस तरीके से रखना होगा कि पूरी देश दुनिया में कहीं से भी उसे वो फैसिलिटी हो कि वो उस सूचना को प्राप्त कर सके। हर एक शासकीय विभाग में हर एक दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कन्वर्ट करने के लिए ये एक धारा है, धारा 4(1) का क, 4(1) का ए या 4(1) का क जिसे कहेंगे हिंदी में। प्रत्येक लोक प्राधिकारी की ये बाध्यताएं होती हैं और शासकीय विभाग जो हैं उन्हें इसे हमेशा अमल में लाना चाहिए। अब उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए, लोक प्राधिकारियों को भी यह याद रखना चाहिए कि इस धारा को वो हमेशा पालन करें। अपने समय सीमा में अपने अभिलेखों को वो निर्धारित क्रमानुसार और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी उसे रखें। अब है 4(1) का बी या जिसे कहेंगे 4(1) का ख। अब इस अधिनियम इस अधिनियम में ये एक बाध्यता है पब्लिक अथॉरिटी की कि पब्लिक अथॉरिटी शेल पब्लिश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद इन 120 डेज फ्रॉम द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस अधिनियम के लागू होने के 120 दिन के अंदर किसी भी संगठन या किसी भी शासकीय संगठन या किसी भी विभाग के लिए ये बाध्यताएं होगी कि वह 120 दिन में निम्नलिखित बातों को वो पब्लिश करें। उसके अंतर्गत ये आता है कि अपनी सभी कर्तव्य अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में वो डिटेल दें, कैसे वो वर्क करेगी, उसे कैसे अपने अधिकारियों की, उनके अधिकारियों की क्या, कर्मचारियों की क्या शक्तियां हैं, उसके क्या पावर्स हैं, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, विनिश्चय करने की प्रक्रिया का पालन किए जाने से कि उनके उत्तरदायित्व क्या क्या हैं। द प्रोसीजर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग करने की जो डिसीजन बनाने की जो प्रोसेस हैं वो कैसे लेते हैं अधिकारी, और उनके ऊपर सुपरविज़न क्या होती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब वो कितने उत्तरदायी हैं, अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व कितना है उनके लिए। द नॉर्म्स सेट बाय फॉर द डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन। चौथा जो है अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान, मतलब उनके लिए क्या मापदंड होंगे, कैसे वो कार्य करेंगे, अधिकारी कर्मचारी कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपने उत्तरदायित्व को समझकर कैसे उसका पालन करेंगे। ये है 4(1) का डी, 4(1) बी का डी, बी का फोर्थ, जिसको द नॉर्म्स सेट बाय इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ दिस इट्स फंक्शन, मतलब कैसे
कर्मचारी और अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, इसका ये अर्थ है। द रूल्स, रेगुलेशंस, instructions, manuals and records held by its or under its control are used by its employees for discharging its function। इसका ये अर्थ है कि विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी जो उस विभाग के अंदर कार्यरत रहेंगे वह कैसे उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेंगे। उनके लिए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भी कोई नियम होंगे, कोई विनियम होंगे, अनुदेश होंगे, निर्देश होंगे या डायरेक्शंस होंगे, अभिलेख होंगे, डॉक्यूमेंटेशंस जिनका रहेगा। जैसे विभिन्न कार्यालयों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एसओपी जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये फॉलो की जाती हैं। अब इसके बाद में आता है ए स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर हेल्ड बाय इट आर अंडर इट्स कंट्रोल। इसके बाद में आता है इट्स कंट्रोल। ऐसे दस्तावेज जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है। प्रवर्गों का विवरण मतलब उसको स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज मतलब उसकी कैटेगरीज को डिवाइड करेंगे कि भाई कौन से लेखा शाखा के हैं, कौन से स्थापना के हैं, कौन से अस्पताल या हॉस्पिटल से रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से लैंड रिकॉर्ड्स हैं, कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो पब्लिक के काम आने वाले हैं। उनको अलग अलग डिवाइड करने के लिए 120 दिन के अंदर इस स्टेटमेंट में ये रहेगा। सेक्शन 1B का जो है 6th द पर्टिकुलर्स, अब आएगा 7th द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट फॉर कंसल्टेशंस विद आर रिप्रेजेंटेशन बाय द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इन रिलेशन टू द फॉर्मुलेशन ऑफ इट्स पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन देयरऑफ। इसका ये अर्थ है कि किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति का निर्धारण की संरचना और कार्यपालन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है। मतलब ये इसका अर्थ है कि ऐसी कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या कौन सी नीतियां हैं जिनको बनाने के लिए या जिनको सूचीबद्ध करने के लिए वो जनता के प्रति या जनता से परामर्श लेंगे या जनता के प्रति उनके उत्तरदायित्व रहेंगे। ऐसे कौन से अभ्यावेदन जो हैं वो एक विभाग के द्वारा रखे जाएंगे, इसके संबंध में सूचना है। और ये सूचीबद्ध एक दस्तावेज जो है पब्लिक अथॉरिटी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए, जिससे कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति बैठा हो तो वो उस सूचना को प्राप्त कर सके। उसके लिए सूचना के अधिकार के आवेदन अनर्गल रूप से न देने पड़े लोगों को। ये 4(1)B एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये ऐसी धाराएं हैं। ऐसे बोर्डों, अब जो हैं 8वां है ए स्टेटमेंट ऑफ द बोर्ड्स, काउंसिल्स, कमिटीज एंड अदर बॉडीज कंसिस्टिंग of 2 or more persons constituted as its part are for the purpose of its advice and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible to the for public। अब कोई सी भी मीटिंग होती है, उसके माइनट्स क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या डिसीजंस किसी विभाग ने लिए हैं या किसी डिपार्टमेंट ने लिए हैं, तो वो उसके बारे में सलाह लेना या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के बारे में इसको पब्लिश करने के लिए वो इसकी मीटिंग के माइनट्स, इसके डिसीजंस और किसी निरीक्षण का, किसी अधिकारी ने कोई निरीक्षण किया है तो उसके माइनट्स भी जो है पब्लिश करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबल है इस धारा के अंतर्गत। अब आता है ए डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़, जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके अधिकारियों के नाम और कर्मचारियों के नाम और उनके नंबर्स वगैरह या उनके बारे में डिटेल जो हैं
जानकारी जो आवश्यक हैं, जो किसी भी पब्लिक के लिए आवश्यक हैं, उसको ये डिस्प्ले करेंगे अपने शासकीय जो वेबसाइट है उसके ऊपर इनको अपलोड करना चाहिए। द मंथली रिम्यूनरेशन received by each of its officers and employees including the systems of compensation as provided in its regulations। इसका ये है अर्थ कि अपने अधिकारियों प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, ये जो उसको क्या कहेंगे, उसका सैलरी, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, मतलब उसके अंतर्गत आप जो है टैक्स वगैरह भी चुकाएंगे, और किन किन नियमों में से वो दी जा रही हैं, क्या गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं सैलरी को लेकर, वो भी आपको पब्लिश करना चाहिए। एक शासकीय विभाग को ये सब चीज़ें पब्लिश करना चाहिए 120 दिन के अंदर। सूचना के अधिकार अधिनियम के लागू होने के 120 दिन के अंदर ये जो है, ये सारा जो है 17 बिंदुओं का मेरे द्वारा जो है अभी डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। ये 17 ही बिंदु जो हैं, 17 ही बिंदु की सूचना जो है एक विभाग को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। अब इसके बाद में आता है द बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसीज इंडिकेटिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लान्स प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स एंड रिपोर्ट्स ऑन डिसबर्समेंट मेड। इसका ये अर्थ है कि सभी योजनाएं जो बनाई जाएंगी, उसके योजना के कार्यान्वयन में जो खर्च होगा और रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं उसकी सभी जो हैं उसके बारे में, योजना के लागू होने से लेकर उसमें जो खर्चा हुआ, जितने कर्मचारी लगे, कितनी उसमें स्टेशनरीज लगी, कितनी उसमें किस मद में कितना पैसा लगा, इस बारे में सारा योजनाओं के बारे में और उसके खर्चों के बारे में सारा रिकॉर्ड जो है अपनी जो है शासकीय वेबसाइट पर प्रत्येक विभाग को अपलोड करना चाहिए। इसका ये अर्थ है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो है द मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम्स। जो सब्सिडी प्रोग्राम्स होगा उसका एग्जीक्यूशन, मतलब उसको ये लागू कैसे करेंगे उसके बारे में भी सारी डिटेल, इंक्लूडिंग द अमाउंट्स एलोकेटेड एंड द डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ सच प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम ये लागू कर रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी, और कितना अमाउंट किस बेनिफिशरी को दिया गया इसके बारे में भी जानकारी अपनी शासकीय वेबसाइट पर प्रत्येक विभाग को अपलोड करना अनिवार्य है 120 दिन के अंदर। सूचना के अधिकार अधिनियम के लागू होने के 120 दिन के अंदर। डिटेल ऑफ रिस्पेक्ट्स of the information available to are held by it reduced in an electronic form। इसका जो किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचनाओं के ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो, मतलब ये है कि इसका ये अर्थ है कि भाई कोई भी सूचना जो है, कोई भी अभिलेख है, उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी इनको जो है कन्वर्ट करना अनिवार्य है। एक और आता है अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों और प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ। ये एक अतिरिक्त हैं जो इस सूची में नहीं है, वो भी प्रत्येक विभाग को अपनी शासकीय वेबसाइट पर उसे अपलोड करना अनिवार्य है, ताकि व्यर्थ में किसी को सूचना के अधिकार के आवेदन न लगाने हों। इस प्रकार ये 17 बिंदु हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन्हीं 17 बिंदुओं की जानकारी अगर प्रत्येक विभाग अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा तो हर एक सूचना को प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार के आवेदन नहीं लगाने होंगे। और यही विडंबना है कि प्रत्येक विभाग जो है इन 17 बिंदुओं की जानकारी अपने शासकीय पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है, और प्रत्येक सूचना के अधिकार के आवेदन जो हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं।
अपीलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सूचना आयोग जो है उसके ऊपर व्यर्थ में बर्डन पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(a) और 4(1)(b) को जो है एज इट इज़ लागू करके और इन सभी सूचनाओं को अपने पोर्टल पर अपलोड कर देना चाहिए, ताकि इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक को बार बार सूचना के अधिकार के आवेदन न लगाने हों।